नमस्कार ओमकार जी, बहुत बहुत स्वागत है आपका। नमस्कार अंजू जी, बहुत धन्यवाद याद करने के लिए। आपके दर्शकों को भी मेरा नमस्कार। सर, वोट चोरी का आरोप बीजेपी पर लगाने वाले ऐसे लग रहा है फिर से खुद फंस गए हैं। पवन खेड़ा का मामला देखिए, दो दो एक्टिव आईडी एपिक नंबर उनके पास दिल्ली के ही हैं और अब चुनाव आयोग ने उनको नोटिस भेज दिया है कि 8 सितंबर तक बताएं कि दो दो वोटर आई कार्ड उनके पास कैसे थे। हाँ, पवन खेड़ा सामने आए थे जब ये खुलासा अमित मालवीय ने की अपनी ट्विटर वॉल पर किया। तो उसके बाद एक एजेंसी को बुला करके इन्होंने सफाई देने की कोशिश की कि साहब मैं एक जगह से शिफ्ट कर गया था, शायद 2016 का जिक्र कर रहे हैं, और मैंने चुनाव आयोग से कहा था कि मेरा नाम हटा दिया जाए। अब आप फेस सेविंग के लिए इस तरह की सफाई पर उतर आए हैं, तो फिर पवन खेड़ा को ये भी दिखाना चाहिए कि 2016 में जब वो वहां से शिफ्ट हुए थे और दूसरी जगह अपना वोट बनवाया था इन्होंने, तो चुनाव आयोग में कोई तो उन्होंने दरखास्त दी होगी, कोई तो एप्लीकेशन दी होगी, कुछ तो डॉक्यूमेंट इनके पास होंगे कि 2016 में मैंने नाम हटवाने के लिए कहा था। तो वो डॉक्यूमेंट क्यों नहीं पेश कर रहे हैं? मीडिया के सामने पेश कर देने चाहिए थे। तो फिर चुनाव आयोग ही कटघरे में होता, ना कि पवन खेड़ा। अब पवन खेड़ा को अगर नोटिस मिला है, भेजा गया है 8 सितंबर तक जवाब देने के लिए, तो ये केवल पवन खेड़ा को नोटिस नहीं है अंजू जी, ये इनके नेता राहुल गांधी को भी एक तरीके का जवाब है चुनाव आयोग की तरफ से कि भाई जरा अपने मुंह पर भी हाथ फेर करके देख लो। तुम्हारे मीडिया विभाग के ही प्रिय प्रवक्ता क्या गुल खिला रहे हैं या दूसरे लोग क्या गुल खिला रहे हैं? पिछले दिनों बिहार में भी विजय सिन्हा का, जो भारतीय जनता पार्टी के नेता हैं और पूर्व स्पीकर और इस समय डिप्टी चीफ मिनिस्टर हैं, उनकी भी 2 आईडी सामने आ गई थी। मेरा कहना सिर्फ इतना है कि पवन खेड़ा हो, विजय सिन्हा हो या कोई और हो, इस देश में ऐसे बहुत सारे लोग हैं भाई जो अपना गांव छोड़ करके रोजी रोटी के लिए शहर में आए हैं। ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो महानगरों में गए हैं, मेट्रोपॉलिटन सिटीज में गए हैं। उनके गांव में भी अभी तक वोटर आईडी कार्ड चल रहे हैं और शहर में आकर के उन्होंने नए बनवा लिए। तो कुल मिलाकर के जो एसआईआर है, इसका मकसद तो यही है ना, बिल्कुल। कि अगर किसी के 2 जगह वोट बने हुए हैं, चाहे कारण जो भी हो, आप व्यक्तिगत रूप से उस आदमी की लापरवाही समझ लीजिए या कहीं से नाम हटवाना, कहीं जाकर के जुड़वाना, इसकी जो पेचीदगियां हैं, जो देरी होती हैं, वो किसी भी स्तर पर है, चाहे वो नीचे के अधिकारियों के स्तर पर है या ऊपर के अधिकारियों के स्तर पर है या काम का बोझ है, जो भी है, लेकिन नेग्लिजेंसी तो नेग्लिजेंसी है। उसको दूर करने के लिए जो भी व्याधियां हैं, जो भी परेशानियां हैं, जो भी शिकायतें हैं, और अगर डबल नाम है, 2 जगह आपके एपिक कार्ड बने हुए हैं, नंबर हैं आपके पास, या आप कहीं शिफ्ट कर गए हैं, या परमानेंटली आप धरती छोड़ गए, देश छोड़ गए, राज्य छोड़ गए और ऊपर चले गए, तो आपका नाम क्यों नहीं कटना चाहिए मतदाता सूची से? बिल्कुल। तो अगर ये मुहिम चल रही है, तो आप हल्ला क्यों मचा रहे हैं? आप बेंगलुरु में वो प्रेजेंटेशन वाली प्रेस कॉन्फ्रेंस क्यों कर रहे हैं लंबी चौड़ी कि जी महादेवपुरा में ये और फलानी जगह ये और ढिमकानी जगह ये और महाराष्ट्र में ये हो गया और हरियाणा में तो हम हाइड्रोजन बम फोड़ने वाले हैं? ये इस तरह की चीजें क्यों, जब आपके अपनी नाक के नीचे बैठे हुए पवन खेड़ा के ही 2 एपिक नंबर निकल आए हैं? तो ये तो पूरे देश में रोग है ना। इस रोग से ही तो छुटकारे के लिए इस समय जगह जगह ये एसआईआर का प्रोग्राम चल रहा है कि भाई घर घर जाकर के जरा पता करो जिनके पहचान पत्र बने हुए हैं वो हैं भी या नहीं है, यहाँ रहते भी हैं कि नहीं रहते हैं, दुनिया में हैं या ऊपर चले गए हैं, उनके नाम हटाएं। तो आपने तो बवाल कर रखा है इस चीज को लेकर के। तो पवन खेड़ा को नहीं, राहुल गांधी को जवाब देना है।
सर जवाब देंगे या नहीं? क्योंकि राहुल गांधी देखिए, उनसे भी तो कहा गया था ना कि भाई अगर आपके पास इतने पुख्ता सबूत है वोट चोरी के, तथा कथित वोट चोरी के, तो फिर हलफनामा दे दें वो चुनाव आयोग में, कोर्ट चले जाए। लेकिन हलफनामा देने को तैयार नहीं है। तो ये जो राहुल गांधी के चमचे पवन खेड़ा है, क्या ये आपको लगता है कि इतनी तपस्या करेंगे? इनकी तो तपस्या भंग हो जाती है ना सर, तपस्या अधूरी रह जाती है। ये इतनी तपस्या करेंगे कि एक जवाब देंगे इस नोटिस का? देना पड़ेगा, ये देना पड़ेगा। राहुल गांधी को भी देना पड़ेगा, देर सवेर। अभी चुनाव आयोग क्यों खामोश है मेरी समझ में आ नहीं रहा है। ये परफेक्ट केस था, क्योंकि इन्होंने चुनाव आयोग की जो एक स्वतंत्र तरीके से, तटस्थ तरीके से, पंक्चुअलिटी के साथ और 24 घंटे के भीतर रिजल्ट देने वाले चुनाव आयोग की छवि बर्बाद की है, उसकी मानहानि की है, देश में भी और विदेशों में भी। हमारा जो चुनाव आयोग है वो जाना जाता है पंक्चुअलिटी के लिए, तटस्थता के लिए, स्वतंत्र रूप से काम करने के लिए, निष्पक्ष तरीके से फैसले लेने के लिए। आप देखिए अमेरिका में भी कई काउंटीज में चुनाव होते हैं और किसी किसी सीट का परिणाम तो अंजू जी एक एक महीने तक नहीं आता है। बिल्कुल। वहां की जो पेचीदगियां हैं, और यहाँ भी पेचीदगियां कम थोड़ा है। यहाँ पर एक प्रदेश में ऐसा भी मतदान केंद्र है जहां पर केवल एक आदमी रहता है और वो बहुत ही दुर्गम स्थल पर रहता है। वहां मतदान केंद्र बनाया जाता है, वहां चुनाव अधिकारी भेजे जाते हैं, उसका वोट कास्ट कराया जाता है, फिर उस वोट को लेकर के वापस आया जाता है। तो ये जो पेचीदगियां हैं ये लोग नहीं समझेंगे जो चांदी की चम्मच अपने मुंह में लेकर के पैदा हुए हैं। कितनी बड़ी कवायद होती है। अकेले लोकसभा चुनाव की बात करें तो 1 करोड़ से ज्यादा कर्मचारी अधिकारी पूरे देश में मतदान की प्रक्रिया संपन्न कराने के लिए लगते हैं। लाखों बूथ बनाए जाते हैं, कितनी फोर्स लगती है, कितने बीएलए यानी जो आपके पोलिंग बूथ एजेंट हैं हर पार्टी के, वो रहते हैं। फॉर्म 17 भरा जाता है, वहां पर दस्तखत कराए जाते हैं कि भाई देख लो कितने वोट कास्ट हुए हैं, कितने नहीं हुए हैं, अगर नहीं हुए हैं किसी को रोका गया है उसकी क्या वजह है। वहां तस्दीक कराई जाती है, सिग्नेचर कराए जाते हैं उसको सील बंद करने के लिए, करने से पहले ईवीएम मशीन को। फिर जब खोला जाता है मतगणना के लिए तब फॉर्म 17 से मिलान होता है और आप बड़े आराम से जो है आरोप लगा देते हैं वोट चोरी का। मजाक समझ रखा है पूरी डेमोक्रेटिक प्रक्रिया को, चुनाव आयोग को मजाक बना करके रख दिया है इन लोगों ने। और केवल इसलिए, और कोई कारण नहीं है, क्योंकि देश की जनता आपको चुन नहीं रही है, बिल्कुल आपके ऊपर भरोसा नहीं कर रही है, तो इसलिए आप सब पर आरोप लगाएंगे। और अब तो सारी सारी सरहदें पार कर दी इन लोगों ने भाई। अब तो माँ बहन की गालियों पे उतर आए ये लोग। सर, माँ बहन की गालियों पे उतर आए उस पर भी मैं आपसे बात करूं, लेकिन मैं ये जानना चाह रही हूँ कि चलिए, बहुत से मामलों में ये होता है बिहार से कोई आदमी दिल्ली आ गया तो कैसे वोट करेगा 2 जगहों पर, लेकिन ये पवन खेड़ा का मामला बड़ा दिलचस्प है। एक वोट दिल्ली में जंगपुरा में है और दूसरा वोट काकानगर में है। सर, दिल्ली विधानसभा के चुनाव हो या दिल्ली में लोकसभा के चुनाव हो, बड़ी आसानी से एक जगह से जाकर दूसरी जगह डाला जा सकता है। अब पवन खेड़ा कह रहे हैं कि चुनाव आयोग जंगपुरा वाला जो है वहां का फुटेज जारी करे, सीसीटीवी। मैं देखना चाहता हूं मेरा वोट किसने डाला। मतलब उल्टा चोर कोतवाल को डांटे। ये कुतर्कों के लिए ही जाने जाते हैं। जब इनका गिरेबान पकड़ा जाता है, जब इनकी ये सब कमजोरियां पकड़ी जाती हैं, जब ये खुद कटघरे में खड़े किए जाते हैं, तो ये इसी तरह के कुतर्क करते हैं। सीसीटीवी फुटेज आपको कैसे दे दें भाई, आपकी पार्टी को कैसे दे दें, राहुल गांधी को कैसे दे दें। वहां बहुत संवेदनशील मामला होता है। वहां परिवार के परिवार वोट डालने के लिए जाते हैं, किसी की बेटी जाती है, किसी की बहू जाती है, किसी की माताजी जाती हैं, उनकी फुटेज आपको दे दें।
ये केवल और केवल चुनाव आयोग की प्रक्रियाओं के लिए होती है, और कुछ ऐसी चीजें, ऐसे आरोप कई बार लग जाते हैं, उसकी उसके प्रमाण के लिए ये सीसीटीवी फुटेज रखी जाती है, वो भी 45 दिन के लिए, और डॉक्यूमेंट भी, तमाम चीजें भी केवल 45 दिन के लिए। 45 दिन में अगर आपकी आंखें नहीं खुल रही हैं और हरियाणा के बारे में हाइड्रोजन बम अब आप अपने जेब से निकाल करके सामने रखना चाहते हैं, अरे तो भाई हरियाणा का चुनाव कब आया था, नतीजा कब आया था, वहां सरकार कब बनी थी, वहां तो सेशन हो चुके विधानसभा के, अब तुम हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हो। तो जो शर्तें हैं, जो नियम हैं, जो कायदे हैं, जो कानून है, कि 45 दिन में आप बताइए क्या है आपको परेशानी, तब सो रहे थे क्या कानों में तेल डाल करके, या कुंभकर्ण है क्या, अब नींद खुली है जब 6 महीने गुजर गए। तो ये सिर्फ और सिर्फ ड्रामा किया जा रहा है और कुछ नहीं है, लोगों का ध्यान भटकाने के लिए। और क्या क्या कहा था, पार्लियामेंट में खड़े होकर के कहा था कि ऐसा भूकंप आएगा, फिर कहा गया कि एटम बम। एटम बम जिसमें, जिसके बाद चुनाव आयोग दिखाई नहीं देगा। अब कह रहे हैं कि हाइड्रोजन बम है, प्रधानमंत्री मोदी पूरे देश को अपना चेहरा नहीं दिखा पाएंगे, चेहरा छुपाते घूमेंगे। मतलब ले दे करके चाहे जो हो, लेकिन आपको प्रधानमंत्री पर ही निशाना साधना है, लेना एक ना देना दो। अरे भाई प्रधान, कहाँ राजा भोज और कहाँ गंगू तेली। तो वो जो प्रधानमंत्री दिन रात 24/7 365 डेज सिर्फ और सिर्फ देश के लिए लगे हुए हैं, एक दिन छुट्टी नहीं लेते हैं। तुम उनकी छवि मलिन करोगे। इस देश ने तय कर लिया है कि जो आदमी ना ना जिस आदमी को अपने जीजाओं के घर भरने हैं, ना जिनको अपनी बहन को सांसद चुनवाना है, ना जिनकी माँ ने कभी ये चिंता की कि मेरा बेटा और मेरी बेटी सेट हो जाए, वो तो ऐसी फैमिली से आते हैं जिनको उनकी फैमिली के सदस्यों के बारे में, उनके नाम के बारे में भी जानकारी नहीं, ये भी जानकारी नहीं है कि इनका कौन सा भाई क्या काम करता है। तो ऐसे लोगों पे आप आक्षेप करोगे, तुम्हारे तो सारे खानदान के बारे में सब जानते हैं। तुम्हारे जीजा जी जिनके खिलाफ आरोप पत्र दाखिल हो चुका शिकोहपुर वाले मामले में, और अभी तो कई मामले हैं जिनकी जांच पड़ताल चल रही है। खुद तुम्हारी मम्मी के बारे में चार्जशीट पेश हो चुकी नेशनल हेराल्ड केस में। 2000 करोड़ की तो संपत्ति अकेले दिल्ली में है, पूरे देश में ये संपत्ति करीब 5000 करोड़ की बताई जा रही है। किस तरीके से हड़पने की कोशिश की गई है, और ऐसे बहुत सारे मामले हैं, बहुत सारे खुलासे हैं। चीन के साथ आपने क्या MOU साइन किया था, आज तक आपने देश को विश्वास में नहीं लिया। तो आप जब भी विदेश जाते हैं उसके बाद कुछ ना कुछ देश में बवाल होता है, तो हर बार एक टूल किट लेकर के लौटते हैं। कभी कहते हैं कि पूरे देश में केरोसिन छिड़का गया है, दियासलाई दिखाने की जरूरत है, कभी कहते हैं कि भूकंप आएगा, कभी कहते हैं आर्थिक सुनामी आएगी, कभी कहते हैं हाइड्रोजन बम है। आप कभी कोई देश के बारे में अच्छी बात करते हैं क्या? सर एक और मुद्दा जो इनके गले की फांस बनने वाला है वो है प्रधानमंत्री जी की स्वर्गीय माता जी का, जिस तरह से गाली गलौज किया गया, और आज हम सब ने सुना किस तरह से भावुक होकर प्रधानमंत्री उस मुद्दे पर बोल रहे थे। राहुल गांधी कहते हैं ना कि मंच पर नहीं थे, चले गए थे। सर एक माफी मांग लेने से आदमी घिस जाता है क्या, छोटा बन जाता है? अगर वो कह देते कि मेरी गैर मौजूदगी में मंच से किसी ने कुछ कह दिया, मैं माफी मांगता हूं, तो मामला सुलझ सकता था। लेकिन अब ये मामला तो बहुत आगे बढ़ गया है। ये वीर सावरकर थोड़ा है जो भी माफी मांग लेंगे, ये तो राहुल गांधी है। यही जो कहा था सुप्रीम ना कि कोर्ट मैं में वीर माफी सावरकर, मांगेंगे, जो कि सुप्रीम मैं कोर्ट वीर, में माफी मांगेंगे। नहीं कहाँ कहाँ नहीं मांगी है, कई बार माफी मांग चुके हैं। लेकिन डायलॉग बाजी
और बार बार वीर सावरकर जैसे महापुरुष और महान स्वतंत्रता सेनानी को अपमानित करना, जो कितने सालों तक काला पानी की सजा पाए थे, 2 जीवन का काला पानी की सजा पाए थे, अकेले हैं ऐसे। और इनके नाना पड़नाना वो तो महल नुमाए नजरबंदी में रहे हैं, जहां टेनिस से लेकर के और स्विमिंग पूल तक और सारी सुविधाएं, अखबार से लेकर के, और खुद राहुल गांधी ने ही अभी कहा है कि अंग्रेजों के फोन आते थे नेहरू जी के पास जब वो जेल में थे। यानी फोन की भी सुविधा उपलब्ध थी इनके नाना पड़नाना को, गांधी जी को। वीर सावरकर को तो नहीं थी, दूसरे लोगों को तो नहीं थी। और ये किस तरह की बातें करते हैं। इनके कार्य ये मंच पर थे या नहीं थे, वो मंच किसके लिए सजाया गया था, इनके लिए। वहां कार्यकर्ता किसके थे, वहां स्वागत करने वाले कौन लोग थे, वहां माइक पर कौन चिल्लाया था प्रधानमंत्री मोदी जी की मां के बारे में गालियां दे करके, किसके सपोर्टर थे वो। और वो तो गिरफ्तार हो चुका है, उसकी पहचान भी हो गई है कौन है वो, रिजवी करके है। तो अंजू जी बात ये है कि ये जितने वंशवादी चेहरे हैं, 1-2 अपवादों को छोड़ दीजिए, ज्योतिरादित्य सिंधिया जैसे लोगों को जो बहुत शालीनता से पेश आते हैं, वरना ज्यादातर अहंकार में, दर्प में चूर हैं सारे के सारे। इनकी परवरिश किस तरह की आप देख लीजिए, राज्य दर राज्य उठा करके। अखिलेश यादव की भाषा देखिए क्या है, और कोई तर्क संगत बात करते हैं क्या। तेजस्वी यादव को आप देख लीजिए, जो लालू जी की औलाद हैं, वो किस तरीके से बात करते हैं। एक गली के गुंडे की भाषा में और इनकी भाषा में अंतर करना मुश्किल हो जाता है कई बार। जिस तरह ये, अभी इनकी उम्र क्या है, अभी इनका राजनीतिक अनुभव क्या है, इनका संघर्ष क्या है, इनकी बिहार के प्रति या देश के प्रति सेवाएं क्या हैं, कुछ किया है क्या। लेकिन किस तरीके से ये तेजस्वी भी खड़े होकर के कहते हैं, अरे 2 गुजराती थोड़ा बिहार की किस्मत तय करेंगे। इन 2 गुजरातियों की वजह से ही आज बिहार विकास के रास्ते पर अग्रसर होते हुए दिखाई दे रहा है। वही केंद्र का खजाना खोले हुए हैं, इसलिए जगह जगह पुल भी बन रहे हैं, हाईवे एक्सप्रेस वे भी बन रहे हैं, इंफ्रास्ट्रक्चर बन रहा है। और जो बीमारू राज्य कहलाते थे कभी बिहार, मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश, अब उनकी सूरत भी बदल रही है, सीरत भी बदल रही है। और ये जो घटना हुई है 27 अगस्त वाली, जिसमें प्रधानमंत्री की मां को गाली दी गई है, आप मेरी बात याद रखिएगा, इस चुनाव में ये एक डिसाइसिव फैक्टर बनने जा रहा है। परसों बिहार बंद का आह्वान किया गया है, दोपहर 12 बजे तक रहेगा, और परसों का बिहार बंद तय कर देगा इस चुनाव की दिशा। और मुझे लगता है कि अभी तो प्रधानमंत्री बिहार गए नहीं हैं, जापान और चीन की यात्रा से लौटने के बाद। अभी तो आज वर्चुअली एक कार्यक्रम में जुड़े हुए थे, जिसमें 35-36 मिनट का उनका भाषण था। इस मुद्दे पर वो थोड़ा सा ही बोले हैं। जब वो बिहार जाएंगे तब लोगों की भावनाएं देखिएगा। आज भी हम देख रहे थे, एक एजेंसी ने वीडियो विजुअल जारी किया है जब प्रधानमंत्री बोल रहे थे अपनी माँ के बारे में, और माँ जो और उन्होंने ये कहा, ये अंडरलाइन किया कि वैसे तो पूरे देश में और पूरी दुनिया में ही माँ को एक विशेष स्थान पर रखा गया है, और माँ जैसे त्याग, माँ जैसी वो क्या कहते हैं कि बिना किसी लोभ लालच वाला रिश्ता, किस तरीके से बच्चों के लिए, जब बच्चे बच्चे नहीं रहते हैं, बड़े हो जाते हैं, तब भी वो चिंता करती है। तमाम अपेक्षाओं के बावजूद भी, कई बार अपमान सह करके भी वो बच्चों के प्रति जिस तरह का भाव रखती है, उन्होंने कहा कि बिहार में तो वैसे ही माँ का दर्जा जो है वो देवताओं के ऊपर भी रखा गया है, और छठ मैया आ रही है। इस बीच जो है
आपके नवरात्र भी आ रहे हैं, हम्म। तो इसमें भी देवियों की ही पूजा की जाती है। तो उन्होंने जिस तरीके से इस चीज को जोड़ा है, इन चीजों से पर्वों के साथ जोड़ा है, और जो भावनाएं हैं लोगों की माँ के प्रति, उसको एक तरीके से उन्होंने उकेरने की कोशिश की। आप ये देखिएगा, ये एक बड़ा मुद्दा बनने जा रहा है। वैसे ही बिहार से जो सूचनाएं आ रही हैं, वो महाराष्ट्र की तर्ज पर ही जा रहा है, उसी दिशा में जा रहा है। जिस तरीके से लोगों ने महाराष्ट्र के बारे में कल्पना नहीं की थी कि सारा विपक्ष मिलकर के भी 50 सीटें क्रॉस नहीं कर पाएगा, मुझे लगता है बिहार में भी इस बार ये आरजेडी, कांग्रेस, वामपंथी, ये सब मिलकर के अगर 50-55 सीटें पहुंच जाएं तो बहुत बड़ी बात होगी। ऊपर से इस तरह के कांड कर रहे हैं। और फिर सर, अभी मैं आपको राहुल गांधी का एक बयान याद दिलाऊं। अभी कल की बात है, जब वो रैली वैली कुछ कर रहे थे, ये यात्रा जो इन्होंने घुसपैठिया बचाओ यात्रा निकाली थी, उसके समापन पे जो बात कर रहे थे, एक पत्रकार ने सवाल पूछा कि पीएम मोदी चाइना से वापस लौट रहे हैं, तो राहुल की शब्दावली देखिए, वोट चोर। अरे, चाइना में भी वोट चोर, कुर्सी छोड़ के नारे लग गए हैं। उसको हाईलाइट कीजिए ना, आप लोग उसको हाईलाइट कीजिए। ये राहुल गांधी बोल रहे थे। और किसके लिए बोल रहे थे? देश के प्रधानमंत्री के लिए, जो विदेश दौरे पर है, पूरी दुनिया में जिनके नाम का डंका बज रहा है, उनके बारे में वो ये कह रहे थे। और कौन कह रहा था? जो एलओपी है, लीडर ऑफ ऑपोजिशन है लोकसभा का। आपको कहीं से भी लगता है कि ये नेता प्रतिपक्ष हैं, या इनकी बॉडी लैंग्वेज, या इनकी अपनी लैंग्वेज, या इनकी जानकारी, या इनका शिष्टाचार, कहीं से भी आपको लगता है कि ये एलओपी के लायक हैं, या कहीं से भी लगता है कि ये राजनीति में रहने के लायक हैं, या ये राजनीति के लिए या सार्वजनिक जीवन के लिए बने हैं? ये कहीं से भी लगता है? कोई एक्ट, कोई बयान, कोई सदाचार भरा कोई ऐसा जेस्चर, जो लोग इस देश के राष्ट्रीय पर्व का बहिष्कार कर सकते हैं, 15 अगस्त का, उनके बारे में आप इस तरह की अपेक्षा कैसे कर सकते हैं कि वो इस देश के प्रधानमंत्री का सम्मान करेंगे? जो राष्ट्रपति का सम्मान नहीं करते, जो उपराष्ट्रपति को राज्यसभा में अपमानित करते थे रोजाना सुबह 10-11 बजे, जैसे ही सदन खुलता था वैसे ही मल्लिकार्जुन खड़े होकर के जगदीप धनखड़ का अपमान करना शुरू कर देते थे। जो स्पीकर का अपमान करते हैं, बोलने दीजिए, मुझे बोलने दीजिए, ऐसे झिड़कते हैं स्पीकर को। ये तो ओम बिरला का बड़प्पन है, समझदारी है कि वो उसी समय इनको सदन से बाहर नहीं करते। मुझे ये बताइए अंजू जी, कौन सा संवैधानिक संस्थान है जिस पर इन्होंने आक्षेप नहीं लगाया? ये लंदन में बैठे हों, ये वॉशिंगटन में बैठे हों, ये देश में यात्राएं कर रहे हों, इनका पहनावा देख लीजिए आप। इनका पहनावा क्या है? क्या सदन की गरिमा, संसद की गरिमा के अनुरूप इनका पहनावा रहता है? इनकी बॉडी लैंग्वेज रहती है? जहां ये बैठते हैं, जिस तरह से बैठते हैं, ये हाथ फैला करके ऊपर पुष्ट पर, ऐसे तो कोई अपने ड्राइंग रूम में भी आमतौर पर नहीं बैठता है। अगर ड्राइंग रूम में आपके यहाँ 2-3 मेहमान आकर के बैठ जाएं, तो आप खुद भी टांग पर टांग रख करके बैठना पसंद नहीं करेंगे। बिल्कुल। और ये सदन के भीतर टांग पर टांग रख करके बैठते हैं। आपको लगता है कि ये देश का जो डेमोक्रेसी के पिलर्स हैं, उनका सम्मान करते हैं? ये पूरी तरीके से, वो कहते हैं ना कि अगर मुझे नहीं मिला है तो मैं पूरी तरीके से डिस्ट्रॉय कर दूंगा। जैसे एक बिगड़ैल और बददिमाग तथाकथित प्रेमी, हालांकि वो प्रेमी की श्रेणी में आता नहीं है, क्योंकि प्रेम जो है वो तो त्याग का नाम है। प्रेम तो अगर किसी को उसकी प्रेयसी नहीं मिल रही है तो वो पीछे हट जाता है कि अगर तू खुश है मेरे बिना कहीं भी, तो मेरी खुशी इसी में है, बस तेरे होठों में मुस्कान रहनी चाहिए।
ये तो त्याग। लेकिन अगर आपको नहीं मिल रहा है तो आप तेजाब फेंक करके उसके चेहरे को बिगाड़ देंगे। ये कैसा प्रेम है भाई? तो ये इस समय देश को, संस्थाओं को, सब कुछ, प्रधानमंत्री पद के रुतबे को, साख को, उस पर बैठे हुए व्यक्ति को छोड़ दीजिए कि वो तीसरी बार प्रधानमंत्री हैं, छोड़ दीजिए कि वो ग्लोबल रेटिंग में इस समय टॉप पर बने हुए हैं। पिछले 5 साल से दुनिया का कोई दूसरा राष्ट्र प्रमुख उनके आसपास भी नहीं है। जितने सर्वे देश में होते हैं सब में 50% से ज्यादा जनता उनको प्रधानमंत्री के तौर पर आज भी पसंद करती है। वो सब छोड़ दीजिए आप। लेकिन ये तो जैसे वो नक्सली होते हैं, अर्बन नक्सली होते हैं, जो डेमोक्रेटिक प्रक्रिया में, सिस्टम में, लोकतंत्र में विश्वास ही नहीं रखते। वो बंदूक के बल पर, अराजकता के बल पर किसी भी तरीके से सत्ता को हथिया लेना चाहते हैं। यही मेंटेलिटी तो मुस्लिम देशों की है। आप देख लीजिए, ज्यादातर में जो है वहां लोकतंत्र थोड़ा है, वहां लोकतंत्र कभी पनप ही नहीं सकता। तो यही मेंटेलिटी इनकी है कि अगर जनता नहीं चुन रही है, अगर हमारी कोशिशें सफल नहीं हो रही हैं, तो हम साजिशें करेंगे, हम सबको मटिया मेट करेंगे, हम सबकी इज्जत, सबकी टोपी उछालेंगे। तो वही तो ये कर रहे हैं। तो इनसे आप ये अपेक्षा करें कि ये श्री नरेंद्र मोदी कहेंगे या मोदी जी कहेंगे। इन्होंने तो कभी मनमोहन सिंह का सम्मान नहीं किया। मुझे बताइए, मनमोहन सिंह की अंत्येष्टि हुई और अगले दिन खबर आई कि राहुल गांधी नए साल की छुट्टियां मनाने के लिए विदेश रवाना हो गए। हैं क्या संस्कार इनके पास? पता है क्या इनको कि भारत की संस्कृति क्या है या सभ्यता क्या है? वैसे तो ये कहते थे कि मेरे पॉलिटिकल मेंटोर हैं मनमोहन सिंह। मेंटोर, एक सर दिन अंत्येष्टि हो रही है, अगले दिन आप विदेश घूमने निकल जाते हैं। सर वो विदेश में थे और वो अध्यादेश जिसके चलते लालू फंस गए थे, वो अध्यादेश किसने फाड़ा था? प्रेस क्लब ऑफ इंडिया में बैठकर इन्होंने ही फाड़ा था ना। तो इतना लिहाज तो कर लेते कि प्रधानमंत्री जब विदेश में होते तो इस तरह की हरकतें ना करें। अपनी सरकार का ही वो अध्यादेश फाड़ दिया था। लेकिन सर ये जो यात्रा थी, घुसपैठिया बचाओ यात्रा, राहुल गांधी की पार्टी का तो ना 3 में है ना 13 में है, बिहार में उनका तो कोई लेना देना ही नहीं, वजूद ही नहीं है। लेकिन इस यात्रा से आपको लगता है कि तेजस्वी को कोई फायदा होने वाला है? क्योंकि इस यात्रा के खत्म होने के बाद तेजस्वी एक हाईवे पर, पुल पर खड़े होकर नाच कर रहे थे, रील बना रहे थे अपने भांजे के साथ। 2017 में उत्तर प्रदेश में यूपी के 2 लड़के घूमने निकले थे ना पूरे उत्तर प्रदेश में, और हाँ, पूरा लुटियन मीडिया, इकोसिस्टम, देश विदेश सब जगह जो है ये एक आभा बनाई गई थी कि वाह, ये 2 लड़के तो अब भारतीय जनता पार्टी की दूर दूर तक संभावनाएं खत्म कर देंगे और फिर से जो है परचम लहराएगा अखिलेश का। क्या हुआ था अंजू जी? 2012 में जब मुलायम सिंह यादव के नेतृत्व में चुनाव हुए थे तो 225 सीटें मिली थी समाजवादी पार्टी को। और जब 2 लड़के घूमे पूरे उत्तर प्रदेश में, कहाँ टिकी थी आकर के समाजवादी पार्टी? 47 सीट, 225 से खिसक करके 47। और कांग्रेस पार्टी जो उससे पहले सदन में 28 सीटें लेकर के हंगामे करने के लायक थी, वो आ गई थी 7 सीटों पर। 28 से 7, 225 से 47। अब 2 लड़के यहां भी हैं साहब, बिहार में भी। नतीजे आने दीजिए, देश को पता लग जाएगा। ये बिल्कुल जो सर। डांस करते घूम रहे हैं, ये जो राहुल गांधी इतराते घूम रहे हैं, बदजुबानी कर रहे हैं, हाइड्रोजन बम की बात कर रहे हैं, माँ की गाली दिलवा रहे हैं, नतीजों के दिन इनको पता लग जाएगा। वहां 2 लड़कों का क्या हुआ था और यहाँ 2 लड़कों का क्या होने वाला है, पूरे देश को पता लगेगा। और विदेशों में भी जो साजिश रच रहे हैं उनको भी पता लग जाएगा। बिल्कुल सर, और शायद इनको पता चल चुका है सर, इसीलिए ये वोट चोरी का राग जोर जोर से अलाप रहे हैं। क्योंकि फिर जब ऐसे नतीजे आएंगे तो फिर ये और पुख्ता बोलेंगे, हम तो पहले ही कह रहे थे।
वो जो 65 लाख वोट हटाए गए हैं, नाम हटाए गए, वो साजिश के तहत हटाए गए थे और फलानी जाति के हटाए गए थे। मतलब चुनाव आयोग को पहले ही पता चल जाता है सर कि ये वोटर जो है इनको वोट डालने वाला है, उसी को हटा रहे हैं। तो ये सब सारी एक बात मैं और कह करके अपनी बात खत्म करूंगा। जी सर। आपने तेजस्वी की बात की है, तो अगर तेजस्वी अकेला माइनस राहुल गांधी अकेला अगर बिहार में घूमता तो आरजेडी का परफॉर्मेंस कहीं बेहतर होता। कहीं बेहतर ये नहीं कि 77 सीटें ही आती पिछली बार की तरह, वो 60 के आसपास भी रह सकती थी, 50-55 तो रहती ही। अभी राहुल गांधी ने कबाड़ा करके रख दिया है। आप देखिए कि जब जीप पर चढ़ करके चलते थे यात्राओं में, राहुल गांधी आगे की तरफ खड़े होते थे और तेजस्वी पीछे की तरफ खड़े होते थे। अरे भाई, लालू यादव की पार्टी बड़ी है, लीडिंग पोजीशन में है जी। अगर राहुल गांधी, जिनका कोई लेना एक ना देना दो, और बिहार में जिनको कोई जानता नहीं, जिनका कोई नाम लेवा पानी देवा नहीं, वो अपने आप को लीडर के तौर पर स्थापित करने के लिए, और भीड़ किसकी? तेजस्वी यादव की, लालू यादव की, और झंडे किनके? कांग्रेस पार्टी के, और लीडर कौन? राहुल गांधी, और मुद्दे राष्ट्रीय, यानी प्रधानमंत्री को निशाना बनाएंगे। आप राष्ट्रीय मुद्दों पर चर्चा करेंगे। यह बिहार का चुनाव है या लोकसभा का चुनाव है? मैं आपको बता रहा हूं, 1.5-2 महीने पहले तक बिहार में जो जंगल राज की शक्ल दिखाई देने लगी थी, अस्पताल में घुस करके एक गैंग ने दूसरे गैंगस्टर को गोलियों से उड़ाया था। गांधी मैदान के पास एक व्यवसायी को गोलियों से भून दिया गया था। बिहार के अलग अलग जिलों में हत्याएं होनी शुरू हुई थी। वो कौन करा रहा था, उसके पीछे क्या हेतु था, वो छोड़ दें हम। लेकिन एक मुद्दा था कि भाई, आप हमारे जंगल राज की बात कर रहे हो, तुम्हारे राज में क्या है? वो सारे मुद्दे इस पूरी यात्रा के दौरान कहीं आपको सुनाई पड़े क्या? तेजस्वी की तरफ से सुनाई पड़े हों, राहुल की तरफ से सुनाई पड़े हों? जो लोकल मुद्दे हैं बिहार के, वो तो गायब हो गए। राष्ट्रीय मुद्दों पर चुनाव लड़ेंगे। आप नरेंद्र मोदी को क्रिटिसाइज करके चुनाव जीतेंगे, भूल जाइए। तो इसलिए मैं कह रहा हूं कि तेजस्वी यादव का तो बेड़ा गर्क करके ये दिल्ली लौट रहे हैं। और तेजस्वी यादव नाच गा रहे हैं, उनको जैसे लग रहा है कि उन्होंने बहुत बड़ा मैदान मार लिया है। अभी तो सीएम कैंडिडेट का नाम अनाउंस नहीं हुआ, खुद तेजस्वी को कहना पड़ा कि नकली और असली सीएम की दुहाई देनी पड़ी अपने लिए, खुद ही कहना पड़ा कि मैं इंडी गठबंधन से सीएम कैंडिडेट हूं। लेकिन चलिए सर, ऊंट किस करवट बैठेगा ये तो बहुत जल्द पता चलेगा चुनाव के बाद। लेकिन फिलहाल देखते हैं ये जो पवन खेड़ा है, ये चुनाव आयोग के इस नोटिस का जवाब देते हैं या नहीं देते हैं, और अगर देते भी हैं तो उसमें क्या कुछ लिखते हैं, क्या सफाई देते हैं, इस पर सबकी नजरें रहेंगी। लेकिन सर, आपने समय निकालकर इस विषय पर बहुत ही अहम जानकारी मेरे दर्शकों को दी। आपका बहुत बहुत धन्यवाद। नमस्कार। जय हिंद। जय हिंद।